हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट लॉ। ये हमने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमने बात की थी रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ, तो जो हमने रेट लॉ की बात की थी, हमने कहा था द रेट लॉ इज द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब जो स्टोइशियोमेट्री होती है वो उसकी पावर होती है, ठीक है। और हमने साथ में ही बात की थी जो हमारे पास स्मॉल a एंड स्मॉल b है वो हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंट। सिमिलरली हमने एक रिएक्शंस के बारे में बात की थी जो हमारे पास थी ट्वाइस ऑफ NO2। ये हमारे पास है गैसियस फॉर्म में, प्लस O2 गिव राइज NO ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। हमने बात की थी क्या जो इसकी स्टोइशियोमेट्री है, हम इस रिएक्शंस को देख के डायरेक्ट इस इक्वेशन का रेट लॉ बता सकते हैं। तो जब हमने बात की थी सबसे पहले गुलबर्ग और वेगे के बारे में, उन्होंने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो इन्होंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। बट जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है वो है हमारे पास हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जो ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है किसी रिएक्शंस पर तो ये एप्लीकेबल होता है, बट सारी रिएक्शंस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी H2 + Cl2, हमारे पास बनता है 2HCl। और जो ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास निकलना था इज इक्वल टू के H2 रेज टू पावर 0 Cl2 रेज टू पावर 0। बट जो लॉ ऑफ मास एक्शन है यहाँ पर फेल हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो रेट लॉ है वो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो रेट लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के ही इक्वल है। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों सेम टर्म है, बट जो हमारे पास रेट लॉ है वो डिफरेंट टर्म होती है और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक अलग टर्म होती है। सो जो हम कहते हैं जो रेट लॉ है, सो रेट लॉ इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, प्योरली एक्सपेरिमेंटल। जो हमारे पास रेट लॉ होता है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। सो हमारे पास जो रेट लॉ है उसके लिए एक अलग डेफिनेशन आएगी। हम पिछली ही डेफिनेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो डेफिनेशन होगी, सो जो रेट लॉ है, सो रेट लॉ की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to power their exponent
their respective exponent। एक्सपोनेंट हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, स्मॉल a एंड b, ये हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंट। देयर एक्सपोनेंट विच मे और may not be equal to their stoichiometric coefficient। जो हमारे पास रेट लॉ है, हमने रेट लॉ में थोड़ी सा डेफिनेशन में चेंज किया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंट। और ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ बी, 3 मोल्स ऑफ बी, आपको ये बनाकर देता है प्रोडक्ट। तो क्या आप इस इक्वेशन को देख के डायरेक्ट इसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ बता सकते हैं? नहीं, हम इस इक्वेशंस को डायरेक्ट देखकर इसका रेट लॉ नहीं बता सकते हैं। सो हम कहेंगे वी कैन नॉट राइट, सो वी कैन नॉट राइट देयर rate of reaction simply by observing its balanced reaction। मतलब किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को देख के हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। अगर हमें किसी इक्वेशंस का रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो तो हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए होती है। सो वी ऑलवेज रिक्वायर्ड the experimental वैल्यू। तो किसी भी इक्वेशन का अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। तो अगर आपको लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है तो वो क्या आपको गिवन होगा, तो हाँ वो बिल्कुल गिवन होगा। आपको कहा जा सकता है जैसे आपको रिएक्टेंट ए के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताओ या थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस बताओ, तो जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया होगा वही उस रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट होगा। सपोज दैट आपके पास है, आपसे कहा जाता है रिएक्टेंट, आपके पास कोई इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है, आपसे कहा जाता है कि जो रिएक्टेंट ए है आपके लिए, रिएक्टेंट ए, जो आपके लिए इसके रिएक्टेंट ए इज थर्ड ऑर्डर एंड रिएक्टेंट बी इज फर्स्ट ऑर्डर। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा, ए के लिए हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो रिएक्टेंट ए रेज टू पावर 3
सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने का फॉर्मूला होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर देयर एक्सपोनेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर एक्सपोनेंट, और बी है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो बी की पावर 1। तो हम कह सकते हैं हम डायरेक्ट इक्वेशन को देख के उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो कई जगह पर एप्लीकेबल होता है और बहुत सारी जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैन नॉट ऑलवेज बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन कैन नॉट बी, so law of mass action cannot always be applicable, cannot always be applicable to write rate law expression, applicable to write rate law एक्सप्रेशन या इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है वो हमेशा ही रेट लॉ इक्वेशन को लिखने के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, कभी कभी वो एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो दो तरह से होती है, या तो वो सिंगल स्टेप में होती है या कॉम्प्लेक्स स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप में होती है। तो हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। तो जो आपके हमारे पास केमिकल कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो या तो सिंपल स्टेप में होगी या कॉम्प्लेक्स स्टेप में होगी। सो सिंपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप में सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्शंस है A+2B गिव राइज टू C। तो ये है हमारे पास सिंपल स्टेप रिएक्शन। और वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स स्टेप रिएक्शंस की बात करें या मल्टीपल स्टेप की बात करें तो A+3B गिव राइज टू 2C। देखने में तो ये इक्वेशन इसके जैसी ही लग रही है, बट अगर हम इसका मैकेनिज्म्स को देखें, अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को देखें, सो A+B गिव राइज टू, मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट फिर से B रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, अब Q नाम का प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये Q आपके पास कोई B नाम के प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई C नाम का प्रोडक्ट बना रहा है, मान के चलिए 2C। ये आपके पास कोई प्रोडक्ट बना रहा है। सो P से P मर जाता है, Q से Q मर जाएगा। सो A+3B गिव राइज टू 2C। तो ये मल्टीपल स्टेप में ये रिएक्शंस हो रही है। तो जो हमारे पास सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैन only be used to write rate law, can only be used to write law when the reaction is single step। तो जब कोई केमिकल इक्वेशन सिंगल स्टेप में होती है, सिंपल स्टेप या इसको बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन,
तो जब कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वही रेट लॉ हो सकता है। बट जब कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल स्टेप इक्वेशन आ जाती है तो जो रेट लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है रेट लॉ इस फर्स्ट स्टेप, ये मान के चलिए फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। तो हमें ये नहीं पता है कि जो रेट लॉ है उसके लिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, वो फर्स्ट स्टेप है या सेकंड स्टेप है या थर्ड स्टेप है। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो होगा जो स्टेप सबसे स्लो होगा। मान के चलिए हमारे पास ये वाली स्टेप सबसे स्लो हो रही है, मतलब ये स्टेप होने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारे पास होगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। सो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट applicable for multiple step reaction। तो हम कह सकते हैं जो मल्टीपल स्टेप इक्वेशन होती है या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कल हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल्स के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हम कल एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ लेक्चर्स को, मतलब ये टॉपिक को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की।